जब मैं हाई कोर्ट में गया तब हाई कोर्ट ने उनको जवाब पूछा और मुझे परमिशन मिली। आज मुझे खड़ा होने के लिए भी यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ रही है। क्या करे, कल पानी पीने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, कल घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन मिलेगी। अरे कहाँ चल रहा है देश? कुछ सिस्टम बनाओ। मैं मेरे लिए लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो रहूंगा, मैं कहीं पे भी खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, डॉक्टर हूँ, कहीं पे भी फ्री फ्री में काम करके रोटी मांग के जी सकता हूँ। बट व्हाट अबाउट अदर पर्सन्स जिसके लिए सिस्टम होनी चाहिए? निर्भया कांड हुआ ना, उसके बाद आपने मेजर पनिशमेंट दी ना, पहले नहीं थी। बट कांड होने के बाद ही आप सुधर जाएंगे क्या? एक लड़की ने अपनी जान दे दी है, मेरे ऊपर गैंगरेप हुआ है, चाहे उसको आप कुछ भी बोलो, मेल एट्रोसिटी है। भारत का संविधान आपको देता है आज़ादी, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी आज़ादी देता है। लेकिन जब किसी एक नागरिक के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो बहुत ही जवाब पूछा जाता है। और जवाब पूछा जाता है किससे? जवाब पूछा जाता है पुलिस से। पुलिसिंग व्यवस्था, कहते हैं पुलिस स्टेट का मैटर भी होता है और पुलिस सेंट्रल का मैटर भी होता है। सेंट्रल के अंदर भी पुलिस रहती है और राज्य के अंदर भी पुलिस रहती है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन उस कानून व्यवस्था के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन का कॉकटेल जब मिल जाता है तो पुलिस किस तरह से अत्याचार करती है उसकी वानगी भर है। कि एक व्यक्ति खड़े हुए हैं हमारे साथ जो एक्स आर्मी पर्सन है और जो मेडिकल ऑफिसर भी थे, और जब इन्होंने एक करप्शन का मुद्दा उठाया तो उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ इनके मुंह से ही सुनेंगे। और दिल्ली के जंतर मंतर पर आने में, लोकतंत्र में कहते हैं कि पीसफुल असेंबली का फंडामेंटल राइट है हमें, आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल असेंबली यानी जुड़ के इकट्ठा होकर। ये तो सिंगल आए थे, परमिशन लेने में इनको क्या क्या जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। आज ये देखिए कोर्ट के ऑर्डर से ये जंतर मंतर पर बैठे हैं। क्यों इनको परमिशन नहीं मिली? बहुत सारे सवाल हैं। और जब मिली तो कोर्ट के जरिए मिली, और आज जंतर मंतर पर बैठ के ये आवाज उठा रहे हैं, उसी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बाबा साहब का फोटो है, गांधी जी का फोटो है, संविधान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं कोई आम आदमी नहीं था, मैं एक आर्मी ऑफिसर था। मैं एक आर्मी ऑफिसर के बाद मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहा, और उसके बाद मुझे आज ऐसा बना दिया कि सिटीजन के जो राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट, वो भी पूरी तरह से मैं अवेल नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए भी मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। सर बहुत कुछ है आपकी कहानी में, बहुत ट्विस्ट एंड ट्विंस है। आप ये बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम मेजर डॉक्टर सचिन है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, आर्मी ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड। मैं एएमसी में था, आर्मी मेडिकल कोर में था, वहाँ पे मैंने अपनी शॉर्ट सर्विस दी है, उसके बाद रिटायर्ड हो गया हूँ। मुझे बैटल कैजुअलिटी है, मतलब जहाँ पे हम शत्रु के अगेंस्ट एक्सरसाइज करते हुए या जो हमारा काउंटर इंसर्जेंसी एरिया होता है उसमें मृत्यु के कगार पे जाके आप बच जाते हैं, तो वो एक बैटल कैजुअलिटी कहती है, जिसमें आदमी मरने के मुंह से बाहर आता है। इतनी सेवा तो दी है। इतनी कैजुअलिटी के बाद क्या कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपको फिर फौज से? नहीं 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 नहीं, मैं पहले से ही शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था। मुझे जितनी शॉर्ट सर्विस करनी थी उसको रिटायर अच्छा, पूरा करके, किया आपने? पूरा करके ही बाहर आया। प्रॉपरली रिटायर करके आए? प्रॉपरली रिटायर ऐसा नहीं करके। है कि कोई मैजिकली नो नो अनफिट नो हो नो गए? नो 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 नो। एंड ऐसे भी है कि आर्मी में बैटल कैजुअलिटी होता है तो उसको स्पेशली दिया जाता है, हाँ देश की सेवा करते हुए उसको निकाला नहीं जाता है। हाँ एक फैमिली है, उसमें हाँ, एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब किया ठीक है जाता ना? तो ये जो अपने तिरंगा में रंग दिख रहा है, जो केसरिया रंग बोलते हो, उसमें मेरा ब्लड है। है। आज मैंने मेरा यूथ दिया देश के लिए, तो मुझे कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। मैं बॉर्डर पे रहा हूँ 14 साल, उसके बाद सिविल में आया मैं एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, हैदराबाद एनआईटी वारंगल में ज्वाइन किया। तो मुझे उधर एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन करना था, तो मैंने ऑब्जेक्शन लगाया कि हॉस्पिटल गलत तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके पुरानी बिल्डिंग जो 40 साल पुरानी है उसके ऊपर नई बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, क्योंकि उस पूरी बिल्डिंग की फिर उम्र उम्र 40 साल से शुरू होगी और नहीं बनाओगे तो जीरो से स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू किया कि तुम्हें निकाला जाएगा। तो मैं दौड़ते कमिश्नर ऑफ पुलिस तेलंगाना के पास गया, एसएचओ के पास गया,
तो मुझे हेल्प करने की वजह से मेरे घर पे आके मुझे फौज ने जो ऑनर में राइफल दिया होता है और एक पिस्टन है, उसको मुझे बताया गया कि आपके घर में वेपन्स रखे हो और आपको ये करते सीज करते हैं। मुझे बताइए, मैं जब 1 बजे पुलिस के एसएचओ के थाना गया हूँ तो मेरी 3:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई है, ओपी एक एसपी को फोन करने के बाद। जब मैंने बोला कि मेरी एफआईआर एक एप्लीकेशन दे दो और स्टैंप लगा दो, उसके लिए भी मुझे बोलना पड़ता है एसपी ट्रैफिक को कि प्लीज मैडम कुछ कीजिए, मेरी मुझे क्या सुन था लीजिए। एफआईआर में? एफआईआर में मुझे ऊपर के लोग करप्शन और टॉर्चर करने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि उधर उस कॉलेज में आज तक 30 साल से कोई भी सीनियर मेडिकल ऑफिसर नहीं रहा। मैं पहली बार आया था, तो डिसिप्लिन लगाना मेरा काम है। फौज से आए हैं तो वहां से जो ईमानदारी सीखी, जो डिसिप्लिन सीखा, जो फौज का जो आप कल्चर लेके आए थे, वो वहां पे दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। वहाँ स्टेटवाज़म है, मतलब राज्यवाद है कि तुम बाहर से आए हो, यहाँ कैसे हो, क्योंकि वो कॉलेज था पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना था। मेट्रो सिटी की भी बात कर रहे हाँ, हैं। उससे पहले मैं ये कहूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ कि आप अलग स्टेट से हो या ये होता ही रहा पहले से ही मुझे, मेरी भाषा के अनुसार, क्योंकि मेरे स्टाफ में पूरा एक ही मैं था जो महाराष्ट्र से था, सारी यूनिटी था। कोई भी 9 बजे की ड्यूटी है, 10:30 बजे आता था, 4:30 बजे जाता था। रजिस्टर रखा मेरे टेबल पे तो नहीं तो रजिस्टर रखना सभी है। लोग आपके अगेंस्ट हो गए क्या? अगेंस्ट नहीं थे, उनको जज नहीं रहा था और रजिस्ट्रार और डायरेक्टर उससे मिले हुए थे। हाँ, ठीक है, मुझे 3-4 बार बोला गया कि तुम फ्लो में रहो यार, हाँ, फ्लो के अगेंस्ट। मैंने बोला कि रॉन्ग फ्लो है। सिस्टम में रहो जो रॉन्ग। सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? मैंने सीखा नहीं, मेरी आर्मी ने जो मुझे सीखा है वो डिसिप्लिन सीखा है, पहले देश फिर मैं, ये सिखाया है, तो मैं क्यों करूं? और देखिए, मैंने एनआईटी चूज क्यों किया? मुझे सेंट्रल की स्टेट की सर्विस मिली थी, मैं वहां पे भी तहसील मेडिकल ऑफिसर था, बट देश की सेवा करने के लिए। एनआईटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे बहुत प्रोमिनेंट है। या वहां के जो युवा है देश के लिए कुछ करेंगे, तो उसके लिए मैंने ज्वाइन किया। मुझे क्या पता कि मुझे इतना सारा करेगा। मैं तो ज्वाइन करते हुए भी इंडियन सिटीजन क्या करके एनआईटी में क्या ज्वाइन हुआ क्या था। हुआ आपके साथ? वहां उसके बाद क्या हुआ, मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास एक चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे पुलिस ने मेरा वेपन और वो ये किया है, जो ऑल इंडिया लाइसेंस था, वैलिड था, जिसका थाने में एंट्री होती है, आपने कराई? नहीं, थाने में मैं गया देने के लिए, उन्होंने मुझे वो देने से भी मना कर दिया, स्टैम्प थब्बा। लगाने? हाँ, थब्बा लगा, जानबूझकर इलीगल बनाया गया? इलीगल। और मैंने जब सीसीटीवी फुटेज बोला उनको देने के लिए, तो उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी ब्रीच होगी। अरे यार, तुम तो हमारे पास आओ, कोई चोरी होती है तो सीसीटीवी फुटेज मांगो और लेके जाओ, क्योंकि तुम पुलिस हो। और हाँ, पुलिस की मांगो तो किसके पास जाएंगे? हाँ। क्यों दे नहीं देता? कहाँ सिक्योरिटी? तुम ऐसे क्या कर रहे हो? अंदर पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी ब्रीच होगी। अरे सभी तो नोन है, आप लगते हो कि आज की ड्यूटी किसकी है, ये है, सब तो नोन है। क्या कर रहे हो वहां? कुछ पत्ते खेलते हो, ताश खेलते हो, कुछ इलीगल चल रहा है कि तुम सीसीटीवी फुटेज नहीं दोगे? क्योंकि मुझे वहां पे 2.5 घंटे बिठाया गया था कि मेरी एफआईआर को, पिटीशन को देने के लिए। कहाँ कहाँ सिस्टम है? कहाँ सिस्टम है? किसको फोन करूं? जब मैंने डीजी तेलंगाना पुलिस को फोन करके ये सब बताया, तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे चैटिंग हुआ सब कुछ मेरा। उसके बाद जो अंजनी कुमार थोड़े दिनों पहले सस्पेंड हुए हैं, जो आदमी डीजी के लेवल पे हैं, वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को मिलने गया वहां पे, हाँ। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उसको निकाल दिया। आप उससे पता ना कर सकते हैं कि उसने मेरा ब्लॉक लिस्ट पे डाला नाम, और मुझे बोलता है कि जब भी पुलिस आपको टॉर्चर करेंगी तो 100 नंबर डायल करो। मैं या ये क्या होता है कि कभी जो दूसरी जगन मोहन रेड्डी की वाली जो पार्टी थी उसकी मुझे उससे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक ऑफिसर को जो स्टेप्स लेनी चाहिए वो आज तक ली नहीं है। कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एडिशनल ये एडवोकेट जनरल टू तेलंगाना को लिखा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करो और जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करो। ह्यूमन राइट्स ने कहा है, वो तो जान ही नहीं रहे, जबकि आवाज भी डाले। ये तो बात छोड़ो, मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शिकता पटनायक के पास चला गया। मुझे मुझे पुलिस टॉर्चर कर रही है, मेरे घर के सामने खड़ी हो रही है, मेरा पीछा कर रही है। तब जाके मैंने दाढ़ी बनाना शुरू किया, मतलब बढ़ाना शुरू किया, मेरा हुलिया चेंज किया कि पुलिस ना पहचाने मुझे। इतना मुझे हो गया। जब इस मैं तरह का बना दिया आप क्रिमिनल की तरह। क्रिमिनल, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ मैं निवेदन पर्सनली देने गया, तो उधर मुझे मार पीट के गाड़ी में डाल के एक अननोन प्लेस में जाके 4:30 बजे से 7:30 बजे तक पीटते रहे। 3rd डिग्री टॉर्चर, आई वॉज अनेबल टू वॉक। मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, हर कोई चीज लेके गए हो। किसने अधिकार दिया उनको कि मेरा मोबाइल लेना है?
किसने अधिकार दिया कि मेरा उनको लैपटॉप लेना है? किसने अधिकार दिया कि मेरा? ये तो बात ठीक है, नॉर्मल है चीज, इनजस्टिस, बट इसके आगे उन्होंने मेरे कपड़े उतारे, मेरी आवाज लड़कियों जैसी है बोल के बोला कि ये लड़का है या लड़की, देखो, या थर्ड जेंडर है। मैं लड़का हूं, लड़की हूं या थर्ड जेंडर हूं, ये जानने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? मैं बोलता हूं, द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ तो महाभारत हो गया था। मेरे वस्त्राहरण, मेरे मेरे कपड़े उतारे उन्होंने। कपड़े उतारने का अधिकार क्या है? चाहे वो पुरुष हो महिला हो, पत्र कपड़े उतारे जाते हैं, नंगा होता है तो सब कुछ अब खो अभी जाता है। कुछ समय पहले ऐसा भी हुआ था, एमपी के अंदर कुछ पत्रकारों को थाने में परेड कराई गई थी कपड़े उतार कर, उसमें भी सस्पेंड हो गए थे। तो आपके कैसे? मेरे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है भाई, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। अरे ये तो बात छोड़िए, जंतर मंतर पे धरना देने के लिए मुझे जा गया तो मुझे परमिशन नहीं मिली। एट्रोसिटी एंड ब्यूरोक्रेटी मतलब पुलिस का अत्याचार और इसके अगेंस्ट है, तो पुलिस ने मुझे परमिशन नहीं दी। 2 महीने से मैं झगड़ रहा हूँ, 3 महीने से, कि मुझे जंतर मंतर में धरना देने के लिए दूं। अरे कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ है अंबेडकर, कहाँ है महात्मा गांधी, कहाँ है जुडिशरी सिस्टम, कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन? अरे कहाँ जाएगा? ये तो मेरी बात है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, एमबीबीएस हूँ, तो मैं कोर्ट में गया, परमिशन ली। अरे एक छोटे बच्चे के ऊपर कोई पुलिस अत्याचार करेगा, छोटे बच्चे के ऊपर अत्याचार करेगा, अननोन जो औरत है, देहात फार्मर है, उसके ऊपर अत्याचार करेगा, उसको क्या पता है? मैं कहाँ जाऊं? पुलिस में से किसी भी अधिकारी ने मदद नहीं किया? किसी ने मारा, उन्होंने ना कंप्लेंट की, उसमें एक रवि कुमार करके पुलिस सब इंस्पेक्टर है, उसको सस्पेंड किया है। सस्पेंड मतलब माइनर पनिशमेंट हुई है, उसी का बदला ले रहे हैं मुझसे। उनको लग रहा था कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो तेलंगाना से भाग जाएगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, शादी नहीं की है मैंने, तो उनको लगा कि कुछ नहीं, इसको मारेंगे तो चला जाएगा। अरे मार, डराने के लिए किया, मुझे जान लेने की, जान दूसरे दिन भी वैसे ही किया। 13 तारीख को, 14 तारीख को मिलने गया मारने के बाद, फिर भी वैसे ही किया। अभी क्या स्टेटस है आपके जो? देखिए अभी तो मैंने आपको बोला कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिए हैं कि आप इसमें एफआईआर दर्ज करो और तुरंत कार्रवाई करो, पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे एविडेंसेस खराब हो जाएंगे, कहां से लाऊंगा मैं एविडेंसेस? सीसीटीवी फुटेज मांगता हूं तो पुलिस बोलती है कि सिक्योरिटी ब्रीच होगी, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देते। तो हमारे पास क्यों आते हो? इन्वेस्टिगेशन करो ना, क्यों आते हो सीसीटीवी फुटेज? इनकॉम्पिटेंट हो ना तुम लायक नहीं हो उसके लिए। आते हो, आपसे पान पट्टी वाले से फोटो स्टूडियो सीसीटीवी फुटेज मांगेगा, मेन रोड से सीसीटीवी हम जब हमें अत्याचार होता है पुलिस स्टेशन में तो हमें क्यों नहीं देते? सीसीटीवी कैमरा है वहाँ? अंदर था, जहां मारा वहां नहीं था, अननोन प्लेस पे गए थे। मारने के बाद ये तो छोड़ो, पिछवाड़े में उंगली डालना, ये डालना, ये तो बात हो गई। तेलंगाना में 6-7 महीने रह गया था तो मुझे पता था वहां पे। ये तो उसकी बहुत लैंग्वेज गंभीर बातें कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद की बहुत बात है, उन्होंने सुसाइड नोट पे मेरा सिग्नेचर जबरदस्ती लेने की कोशिश की, मैंने की नहीं। उसके बाद मुझे कोई इंजेक्शन देने की कोशिश की, वो भी मैंने अवॉइड कर दिया। उसके बाद मुझे उन्होंने अननोन रोड पे लाके फेंक दिया। फेंकने के बाद उसका पहले वाला कन्वर्सेशन मुझे पता था, उनको लग रहा था कि मुझे तेलंगाना की लैंग्वेज नहीं आएगी, बट 6-7 माह रहने के बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी के नीचे कुचलने वाले हैं मुझे। तो मैं गटार में जाके रोल करके गिर गया। उसके बाद 3 गाड़ियां बहुत जोर से चली गई और ढूंढ रही थी, तब तक मैं गटार में था। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशर जज के उसमें गया हूँ, उसके दरवाजे पे, कि मुझे न्याय दे दो, पुलिस ने मेरे ऊपर गैंग रेप किया है। वो बोलते कि कल आ जाओ, ड्यूटी खत्म हो गई है, कल आपको आपके एडवोकेट के पास आ जाओ। अरे मुझे, मैं कंपेल करना चाहता हूँ सोसाइटी, मेरे इनजस्टिस के लिए आज खड़ा नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ देश के लिए खड़ा हूँ आज। मुझे हीरो नहीं बनना है, बट मुझे कंपेल मत करो कि मैं विलन बन जाऊं, समझे? मुझे राम नहीं बनना है, रावण मत बनाओ। रावण बनेगा मैं तो मैं क्या होऊंगा? आपकी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगी, मैं रिस्पॉन्सिबल पान बिल्कुल सिंह नहीं हुआ। तोमर ना बना दे। पान सिंह तोमर, फूलन देवी, आपके ऊपर कितने एग्जाम्पल्स है, क्यों हुआ? आप इतनी क्रिमिनल साइकोलॉजी आईजी, डीआईजी, यूपीएससी, आईपीएससी में सिखाते हो, कहाँ गई हो साइकोलॉजी? साइकोलॉजी सिखाते हैं ना पुलिस को कि क्रिमिनल साइकोलॉजी कैसे होती है, ये नॉर्मल पर्सन है कि नहीं। कहाँ पढ़े तुम? पढ़ने के लिए थी सिर्फ, कुछ अप्लाई नहीं करोगे। कल मैं ऐसा था, डेकोरेटेड ऑफिसर, मिसाइल फायरर, सेना मिडल एंड ऑल, सीनियर मेडिकल ऑफिसर बना मैं ऐसे। आज मुझे बाबा बना दिया है उन्होंने, कल मैं क्रिमिनल हो जाऊंगा, कल मुझे जेल के अंदर देखोगे तुम। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप सब रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप जब आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे ही होता रहेगा। अपनी बच्चियों के ऊपर अत्याचार होंगे, अपने घर वालों के ऊपर अत्याचार होंगे, अपने शेतकरी के ऊपर, जो फार्मर है उसके ऊपर अत्याचार होंगे, सबके ऊपर अत्याचार होंगे। हम कहाँ जाए?
हमारे ऊपर कुछ अत्याचार होते हैं तो हम पुलिसिंग रिफॉर्म की जरूरत है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल पुलिसिंग रिफॉर्मर की जरूरत नहीं है। पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट लेने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए हमारे यहाँ। कहाँ जाए हम? और आपको पता है हर दिल्ली हर में तो है, दिल्ली में तो पैरेलल अथॉरिटीज हैं जो करती हैं ऐसा। देखिए हर एक को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, आप बोल रहे हैं ऐसे तो नॉर्मल बच्ची को क्या पता होगा जिसके ऊपर अत्याचार हो गया, ब्रुटैलिटी हो गई, मोलेस्टेशन हो गया, रेप हो गया, वो कहाँ जाएगी? मुझे भी पता नहीं है। मुझे 6 महीने 9-10 महीने लगे हैं जस्टिस मिलने के लिए। आज मैं आपके वहां खड़ा हूँ, एक जुडिशियल लड़ाई लड़के खड़ा हूँ, समझे? ये बच्ची लड़ सकती है जो दिहाड़ी देती है, जो जो अपने किसान खेती की काम करती है, वो दिहाड़ी छोड़ के 9 महीने जस्टिस के लिए दौड़ेगी या अपने बच्चों को खिलाएगी? जस्टिस डिले जस्टिस जस्टिस डिले नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। ऐसे हो रहा है कि हर एक इलाज, हर एक रोग का, हर एक आजार होता है, जो इलनेस होता है, डिसीज का एक ही ट्रीटमेंट है। ऐसे सोचते कि जुडिशियरी में जाओ, हाँ। उनके आदेश मिलने के बाद तुम्हें परमिशन मिलेगी। क्यों मिलेगी? जंतर मंतर पे धरना देना है। मुझे जंतर मंतर वालों ने बोला कि नहीं, आपको नहीं मिलेगी परमिशन। क्यों नहीं मिलेगी बाबा? मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है? जब मैं हाई कोर्ट में गया तब हाई कोर्ट ने उनको जवाब पूछा और मुझे परमिशन मिली। आज मुझे खड़ा होने के लिए भी यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ रही है। क्या करे? कल पानी पीने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, कल घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन मिलेगी। अरे कहाँ चल रहा है देश? कुछ सिस्टम बनाओ। मैं मेरे लिए लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो रहूंगा, मैं कहीं पे भी खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, डॉक्टर हूँ, कहीं पे भी फ्री फ्री में काम करके रोटी मांग के जी सकता हूँ। बट व्हाट अबाउट अदर पर्सन्स जिसके लिए सिस्टम होनी चाहिए? निर्भया कांड हुआ ना, उसके बाद आपने मेजर पनिशमेंट दी ना, पहले नहीं थी। बट कांड होने के बाद ही आप सुधर जाएंगे क्या? एक लड़की ने अपनी जान दे दी है, मेरे ऊपर गैंगरेप हुआ है, चाहे उसको आप कुछ भी बोलो, मेल एट्रोसिटी है ये, मेल के ऊपर एक सेक्सुअल ऑफेंस है, 377 अननेचुरल ऑफेंस है ये। एफआईआर में ये है। एफआईआर दर्ज अभी तक करवाई नहीं है। मैंने कितने लेटर डीजी को लिखे, लॉ मिनिस्टर को मैंने खुद तेलंगाना से बात की है। अभी तो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया, आप कह रहे हैं तो। हाईकोर्ट नहीं, उन्होंने ऑर्डर दिया बट उसके लिए टाइम है ना। तेलंगाना पुलिस क्या करेगी उसके ऊपर एक्शन, अच्छा। हमें तो पता नहीं है ना। तेलंगाना कोर्ट को बोला है। अल्टीमेटली देखो, जुडिशरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होती है? एफआईआर दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी से होती है। फर्स्ट स्टेट है कि लॉ भी बोलेगा, कोर्ट भी बोलेगा। क्या पुलिस के पास क्यों नहीं गए? या मैंने किया, या देखो वहां पे सुनो, जहां पे मेरे जान को धोखा है वहां पे तुम 3-0 लड़ने के लिए जाओगे तेलंगाना में, जो मुझे खुद के मार रहे हैं, मेरा टेलीफोन ये कर रहे, ट्रैक कर रहे, मैं कहां पे हूं करके फोन आता है उनको, तुम रमेश नगर में रहते हो या कहां रहते हो? क्या करेंगे मैं? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेट, जैसे मैंने यहाँ किया दिल्ली में, सुनिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी अंबिका मैडम है, उनके पास मैंने गया, फिर 0 एफआईआर दर्ज करो, वो यहाँ पे दर्ज होगी और वहां ट्रांसफर होगी। उनके आदेश है कि नहीं, हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बाबा? दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो उसमें तो आपको संज्ञान देना चाहिए ना, समझे ना? ये माफी के लायक नहीं किया था। उसका ये है ना, या वर्डिक्ट है मेरे पास। अपील में गया, मैं कितना लड़ू, कितने कितने एक एफआईआर के लिए, एक एफआईआर के लिए, तो कहाँ जाऊं मैं? बताइए आप। कानून में तो ये दिया गया है। अरे कानून की लड़ाई में कब तक लड़ू? मरने तक। मेरी माँ वहां 92 ईयर्स की है, 14 साल सर्विस करने के बाद चेहरा नहीं देखा है, कभी दिवाली नहीं की, कभी होली नहीं मनाई। अरे अभी तो लगता है कि माँ के पास जाके उसकी सेवा करूं थोड़ा। 9 महीने कोक में डाला है, वो बोलती है कि तुम्हें मारने के लिए 9 महीने रखा नहीं था मैंने पेट में। किसने पुलिस को अधिकार दिया? आज उसकी वजह से खड़ा हूं, उसका सेवा करने का दायित्व नहीं है मेरा? आप बोलते हो कि जाओ। अरे कानून की लड़ाई कितने दिन करूं मैं, बूढ़ा होने के बाद? बताइए ना, कानून की लड़ाई। देखिए 3 महीने लगे मुझे कि जंतर मंतर पे वो करने के लिए, धरना परमिशन देने के लिए। बहुत ही गंभीर विषय है और ये दिखा रहा है कि आज हालात क्या हो गए हैं देश के, कि जो कानून है, जो कछुए की चाल थी ना, और कानून चलता किसके लिए? पॉलिटिशियंस के, ताकतवर लोगों के हाथ से कानून चलता है। कहते हैं किताबें लिख दी गई हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो एक फंडामेंटल राइट के लिए, धरने के लिए 3 महीने लग जाते हैं, और एफआईआर के लिए भी अभी जद्दोजहद चल रही है। कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। तो ये हालात है पुलिसिंग का। अब पुलिसिंग रिफॉर्म हो या ना हो ये अलग विषय है, लेकिन ये तो एक फौजी के साथ हो गया, एक मेडिकल ऑफिसर के साथ हो गया, एक पढ़े लिखे आदमी के साथ हो गया। सोचिए आम आदमी जो थाने में जाने से डरता है तो उसका रीजन क्या है?
उसका रीजन यही है कि पुलिसिया अत्याचार होता है।